गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राकेश शर्मा, गोमती देवी पीजी कॉलेज बड़ागांव। विषय इतिहास। आज का जो अपना चैप्टर है वो है प्राचीन भारत के इतिहास में। प्राचीन भारत के इतिहास में विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। जैसा कि आप सबको पता है, प्राचीन भारत का जो इतिहास था उसमें विदेशी यात्रियों का योगदान भी अग्रणीय रहा। जैसे जैसे विदेशी यात्री आए हैं, उन्होंने भारतीय इतिहास व धर्म संस्कृति के बारे में, उस जमाने की स्थितियों के बारे में आप बीती, उनके साथ यहाँ किस हिसाब का व्यवहार हुआ और वो यहाँ की संतुष्टि से कितने प्रसन्न थे, इत्यादि चीज़ों के बारे में उन्होंने अपने अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपने अपने वृत्तांतों के माध्यम से आम जन तक इतिहास की वे प्राचीन परिकल्पनाएं सुपुर्द की है, जिसे आज अपने को इतिहास की जानकारी के अंदर एक अहम योगदान उन वृत्तांतों का जो विदेशी यात्रियों ने यहाँ से लिखे हैं, रचे हैं और उन्होंने सबके सामने उनको पेश किया है, उनके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, भारत के संबंध प्राचीन काल से ही विदेशियों से रहे। ये अपना भारत देश है जिसे आर्यावर्त हिंदुस्तान, इंडिया, तो भारत आदि नामों से जाना जाता है। चार नाम है भारत के। अब जैसे आज पहले बात करते हैं चीन की। भारत का पड़ोसी देश जो पूर्व में चीन का जो लेन देन था वो भारत से रहा है। चीन का जो लेन देन था वो भारत से रहा है। बताया जाता है कि चीन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई सभ्यता, संस्कृति नहीं थी। चीनियों का जैसे ही भारतीयों के साथ संपर्क हुआ, उस संपर्क के बाद में धीरे धीरे भारतीयों से चीनियों ने काफी कुछ सीखा है। देखिए, पड़ोसी होने के नाते चाइनीज लोग भारत में खूब आए और वो जब यहाँ आए हैं 2 महीना, 5 महीना, 5 साल, 10 साल, जितने भी दिन यहाँ रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ कर घूम कर भारत की पृष्ठभूमि को देखा है, भारत की जो राज्य व्यवस्था थी उसको देखा है, यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को देखा है और फिर अपने अपने ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं उनमें भारतीयता का वर्णन किया है। देखिए, बताया जाता है कि चीन बहुत सारी जो स्थितियां थी चाइना की जो सुधरी है वो इंडिया से सुधरी थी। जैसे मैं आपको बताऊँ, आयुर्वेद, प्राचीन कालीन जो चिकित्सा पद्धति थी वो अपनी आयुर्वेद थी और चीन में अगर आयुर्वेद से जुड़ी हुई जो चिकित्सा प्रणाली गई है वो भारत से गई है। भारत के अंदर जितने भी सिस्टम थे वे सारे चाइना में जो गए हैं वो यहीं से गए हैं। देखो, पुराने वृत्तांत जब अपन देखते हैं, पढ़ते हैं, उनके बारे में अपन जो भी करते हैं तो पता चलता है, जहाँ तक मैंने इन चीज़ों को अपने सिनेमा पटल पर भी खूब दिखाया गया है कि एक बार आज से लगभग 1700-1800 वर्ष पहले चीन के अंदर एक छूत की बीमारी प्रारंभ हुई थी। ऐसे अपने इतिहास के अंदर वृत्तांत मिलते हैं और वहाँ पर गांव के गांव खाली हो गए थे, लोग उस बीमारी से मर रहे थे। वो बीमारी जिस प्रकार से कोरोना है ना, उसी हिसाब से चाइना के अंदर एक बीमारी कर ली गई थी। उस बीमारी के अंदर भी भारत के ही आयुर्वेदाचार्यों ने जाकर वहाँ पर कंट्रोल किया। वहाँ के राजाओं ने भारतीय राजाओं से गुहार लगाई कि आप साहब कैसे भी आकर इस पर कंट्रोल करो। तो देखो, चीन को भारत से कुछ सीखने को मिला। अपने को ये फायदा हुआ कि अपने भारत की संस्कृति विदेशों में गई। देखो, भारतीय संस्कृति का हमेशा से एक ही सिस्टम रहा है, एक लाख नए चलो, सबको साथ लेकर चलो, तभी तो वसुधैव कुटुंबकम, भाई सारा संसार ही, सारा ब्रह्मांड ही अपना परिवार है। ऐसी संस्कृति से अपन जुड़े हुए हैं तो स्वाभाविक है प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर विदेशी यात्री जो भारत में आए हैं उनका भी योगदान साफ सर्वोपरि रहा है। जिसमें अपन बात करते हैं सबसे पहले सुमाचीन चाइना का एक लेखक है। सुमाचीन जो है वो चीन का एक लेखक है और ये सब चीन के इतिहास का पिता भी कहा जाता है। सुमाचीन को चीन के इतिहास का पिता भी कहा जाता है। किसको? सुमाचीन को।
सुमा चीन के बारे में कहा जाता है कि ये भारत में आया था और अपनी यात्रा वृत्तांत के दौरान जितने दिन भी यहाँ रहा तो इसने भारत की महत्वपूर्ण जानकारियां दी। यहाँ के राजवंशों के बारे में भी बताया, प्राचीन कालीन जो राजवंश थे उनके बारे में भी बताया, धर्म, संस्कृति, यहाँ के लोगों का जो सामाजिक स्टैंडर्ड था उसके बारे में भी बताया। इससे अपने को काफी बेनिफिट हुआ कि आज अपने भारत का इतिहास, भारत की जो व्यवस्था थी वो चीन तक गई है। और सुमा चीन में भारतीयता को अपनी लेखनी के माध्यम से अपने देश तक लेकर गया। तो भारत का नाम तो वही है, तो अपने को इससे भारत की पॉपुलैरिटी का, भारत की लोकप्रियता का पता चलता है। इसके बाद में देखो दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं किसकी, हाइयान की। हाइयान के बारे में बताया जाता है कि हाइयान जब अपने इस भारत देश में गुप्त वंश का जो शासक था जिसका नाम था गुप्त वंश का शासक, क्या नाम था, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त के शासन के बारे में इतिहास में बताया जाता है लगभग 300 ईस्वी से लेकर 413, कई किताबों में 414 ईस्वी भी लिखा हुआ है और इधर 380 की जगह 375 भी आता है। तो लेकिन लगभग अपने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन की बात करें 380 ईस्वी से लेकर 413-14 तक इसका भारत में राज रहा है। ये गुप्त वंश का था। ईसा के बाद की बातें बता रहा हूँ, ईस्वी के बाद की बातें बता रहा हूँ। जब चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था उस समय 499 में चीन से चलकर 399 में चीन से चलकर 405 ईस्वी में हाइयान भारत पहुंचा। और हाइयान जब भारत पहुंचा था तो इसने चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य के अंदर अपना प्रभाव छोड़ा, यहाँ रहा और उसका राजकीय, जिसको कहते हैं राजकीय मेहमान, राजकीय अतिथि के रूप में यहाँ रहा। और ये जो बंदा था कौन, हाइयान, ये भारत में आकर बौद्ध धर्म और दर्शन का ज्ञान लेने के लिए आया था। बौद्ध धर्म और दर्शन का ज्ञान यहाँ से लेकर ये वापस जब चाइना गया तो चीनियों को भारत के बौद्ध धर्म के बारे में बताया। चीनी लोगों के अंदर बौद्ध धर्म के प्रति जागृति। आपको बता दूं वर्तमान में चीन का सबसे ज्यादा जो चीन में मानने वाला जो धर्म है वो बौद्ध धर्म ही है। हाइयान के बारे में इतिहास में ये भी कहा जाता है कि हाइयान का चाइना में, चीन के अंदर जो मूल नाम था वो था कूड़। हाइयान का चीन में जो मूल नाम था वो था कूड़, लेकिन ये भारत में आया था तो कूड़ बनकर आया था, लेकिन यहाँ से गया ना तो हाइयान बनकर गया। चाइनीज भाषा में हाइयान का मतलब होता है, दो शब्दों से बना है हाइयान, हा और हियान। हा का मतलब धर्म, हियान का मतलब ज्ञान। कि जो कूड़ भारत में आया था वो यहाँ से हाइयान बनकर गया, धर्म का ज्ञाता बनकर गया। हाइयान का एक प्रसिद्ध ग्रंथ भी चलता है जिसका नाम है थाकोकी। हाइयान का एक प्रसिद्ध ग्रंथ भी चलता है थाकोकी। इसने अपने ग्रंथ के माध्यम से चीन के अंदर बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को बताया और बौद्ध धर्म के बारे में बताकर इसने बौद्ध धर्म से जुड़े हुए सारे दृष्टांत दिए। चाइनीज लोगों का बौद्ध धर्म के प्रति काफी रुझान बढ़ा। तो अपन कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास के अंदर सुमा चीन, हाइयान इत्यादि का खूब योगदान रहा है। इसके बाद में हेनसांग, हाइयान के बाद में कौन आया, हेनसांग। हेनसांग जो था वो सब चीनी यात्री था और अपने भारत में जब हर्षवर्धन का राज था, भारत में किसका राज था, हर्षवर्धन का, उस समय हेनसांग भारत में आया। हर्षवर्धन के राज के बारे में बताया जाता है कि हर्षवर्धन का राज जो भारत में चल रहा है, हर्षवर्धन का राज जो भारत में चल रहा है वो लगभग 606 ईस्वी से लेकर 646 ईस्वी के आसपास था। कई किताबों में 47 भी है और यहाँ कई किताबों में 607 भी है। तो 607 के आसपास से लेकर 646 के आसपास तक इस भारत देश में वर्धन साम्राज्य, कौन सा साम्राज्य, वर्धन साम्राज्य हुआ करता था। और उस वर्धन साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ है, हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन जो प्रतापी राजा था, उस हर्षवर्धन के समय आपका जिसकी अपन बात कर रहे हैं, हर्षवर्धन के समय जो बंदा चाइना से चलकर भारत में आया था उस बंदे का नाम हेनसांग था। हेनसांग लगभग 15 साल तक भारत में रहा हर्षवर्धन के समय।
और यहाँ रहकर उसने हर्षवर्धन के साम्राज्य के दृष्टांत, हर्षवर्धन की विजय, हर्षवर्धन का अपनी प्रजा के साथ किस हिसाब से ताल्लुकात था, हर्षवर्धन अपनी जनता के साथ, अपनी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार रखता था, इन सभी चीजों का उसने वृतांत दिया है। तो साहब ये जो चाइना की जो सुमा चीन है, फाइयान है, हेनसांग है, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो ये सब के सब भारत में आकर भारतीय इतिहास का मंथन करते हैं। उस जमाने का, उस समकालीन, जैसे फाइयान आया तो उसने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताया, ठीक है, और आपके सुमाचीन आया तो उसने संबंधित राजवंशों में, जिसमें दक्षिण भारत के राजवंश भी थे, इनके बारे में बताया। हेनसांग आया तो उसने हर्ष के बारे में भी बताया। तो अपने को आज से लगभग 1500 साल पुराना जो इतिहास था, जैसे हर्ष, अपन हेनसांग की बात करें, हेनसांग जो आया था भारत में, तो आज से लगभग 1400-1500 साल पहले आया था। तो उस जमाने की सारी स्थिति भारत में तो है ही, उसके साथ साथ वो चीन में भी पहुंची, तो चीनियों का भारत के प्रति रुझान ज्यादा हुआ। दूसरी बात, इसी के समय, किसके समय, हर्षवर्धन के समय, तो दूसरा चीनी यात्री था, उसका नाम था इक्की सिंह। ये इक्की सिंह भी चाइना से भारत में आया है हर्षवर्धन के समय। तो दोनों ने मिलकर भारतीय इतिहास, भारतीय कल्चर, भारतीय धर्म, संस्कृति इत्यादि के बारे में अपने ग्रंथों के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। और चीन के अंदर भारतीय धर्म और भारतीय राजव्यवस्था से लोग जानकार हुए। तो चीन के साथ साथ एक बीच में आपको बता देता हूँ जीके का क्वेश्चन। देखो चीन है ना, भारत यहाँ है, चीन यहाँ है, अब यहाँ एक देश है जिसका नाम है जापान। फाइनल की स्ट्रीम में चलता है आधुनिक जापान के बारे में, आधुनिक विश्व का इतिहास, उसमें जापान का एक चैप्टर आता है। बताया जाता है कि बौद्ध धर्म जो जापान में गया था, तो भारत से चीन और चीन से कहाँ गया, जापान। तो देखिए जापान में भी बौद्ध धर्म अगर पहुंचा है, जैसा कि आप सबको पता है प्राचीन कालीन जो इतिहास के अंदर अगर बौद्ध धर्म से सबसे ज्यादा उन्नति किसी शासक के समय हुई है, वो था सम्राट अशोक, मौर्य शासक सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के समय सम्राट अशोक ने धर्म महामाता की नियुक्ति करके बौद्ध धर्म को बाहर से निकाल कर इंडोनेशिया, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका, चीन, इधर आपका अरब, ठीक है, इन देशों के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इसके अशोक के समय हुआ था। आगे जाकर धीरे धीरे चाइनीज लोगों के हाथों में बौद्ध धर्म की बात हो रही, तो चीन वालों ने तो बौद्ध धर्म को अंगीकार किया, स्वीकार किया, और बौद्ध धर्म चीन से निकलकर जापान भी गया। तो अपन कह सकते हैं कि जापान के बौद्ध धर्म में भी भारत का इनडायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष तो चीन को, अप्रत्यक्ष रूप से जापान को भारत का सहयोग रहा है। तो साहब ये लोग जो भी हैं, इन्होंने अपने माध्यम से अपने इतिहास को आगे तक पहुंचाया। इसी के साथ तिब्बत, देखो ये चीन है, यहाँ नेपाल है, और यहाँ एक देश है जिस पर वर्तमान में चाइना का अधिकार है, और उस देश का नाम है तिब्बत। तिब्बत की राजधानी लासा है। तिब्बत में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है वो भारत से ही माना जाता है। तिब्बत वर्तमान में तो चीन के अधिकार में है, लेकिन तिब्बतियों का लेन देन हमेशा से भारत में रहा है। तिब्बत के भी एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम था तारानाथ, ध्यान देना, तिब्बत के प्रसिद्ध इतिहासकार रहे जिनका नाम था तारानाथ। तारानाथ के तारानाथ ने एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम है क्युंगर त्युंगर। क्युंगर त्युंगर, क्युंगर त्युंगर। इस ग्रंथ में भी उसने भारतीय धर्म, संस्कृति, कल्चर इत्यादि के बारे में बताया है। तो चीनी लेखकों के साथ साथ तिब्बती लेखक तारानाथ का भी प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर काफी योगदान रहा है। और ये तारानाथ जी जो थे, क्युंगर और त्युंगर के माध्यम से इन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण जानकारी अपने को दी है। तो अपन कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास की जो जानकारी है प्राचीन काल की, वो साहब विदेशी यात्रियों में भी, विदेशी जो लोग थे जो उस समय अपने समय भारत में आए थे, उन लोगों का भी काफी योगदान रहा है। तभी हमें वो सम्राट अशोक इत्यादि की जानकारी मिलती है। ध्यान देना, अगर आपसे किसी पूछा जाए छोटा कि चीन के कोई 4 लेखकों के नाम बताओ, तो आप सुमा चीन बता सकते हो, इक्की सिंह बता सकते हो, फाइयान बता सकते हो, और हेनसांग बता सकते हो, कुली बता सकते हो। आपको ये बताया जाए, पूछा जाए कि प्रसिद्ध तिब्बती इतिहासकार कौन थे, तो आप इसमें आप तारानाथ का नाम दे सकते हो। तारानाथ ने भी क्युंगर त्युंगर नामक ग्रंथ की रचना की है। इसके अलावा ये तो हो गए अपने पड़ोसी, इसके अलावा भी काफी लोग, काफी इतिहासकारों का और भी योगदान है, जिसमें अपन बात करते हैं मोराको का एक लेखक है, मोराको का एक लेखक है जिसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता
ये विशाल मोरक्को के यात्री थे और ये भारत आए थे। इब्न बतूता के लिए कहा जाता है कि इसने रेहला नामक ग्रंथ की रचना की। इब्न बतूता ने किस ग्रंथ की रचना की? रेहला। इस रेहला ग्रंथ में इसने भारतीय धर्म और कल्चर के बारे में बताया है, भारतीय धर्म और संस्कृति के बारे में बताया है। ठीक है, तो इब्न बतूता जो थे उन्होंने अपने रेहला ग्रंथ में भारतीय धर्म और संस्कृति के बारे में बताया है। तो इब्न बतूता जो थे, इनका जो रेहला जो ग्रंथ था, इब्न बतूता, सॉरी मैं यहाँ ता नहीं लगाया, मैंने तय लगाया था। तो इब्न बतूता जो मोरक्को के यात्री थे, इनका जो ग्रंथ है कौन सा? रेहला। इसमें 14वीं सदी के भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो अपन कह सकते हैं आज से लगभग 600-700 साल पुराना इतिहास भी रेहला नामक ग्रंथ में अपने को मिल जाता है। इसके अलावा और बहुत सारे यात्री थे जिन्होंने भारत में आकर घूमकर और भारतीय जो अपने इतिहास है इसकी जानकारी अपन लोगों को दी है। तो ये था विदेशी यात्रियों का वृतांत, अर्थात प्राचीन भारतीय इतिहास में विदेशी यात्रियों का योगदान अग्रणीय रहा। इसके अलावा देखिए अपन बात करते हैं पुरातात्विक स्रोतों की। पुरातात्विक स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनके अंदर कोई काट-छांट नहीं की जाती। जैसे मान लो एक शिलालेख है, शिला पर लिखा हुआ एक लेख है, उस लेख में भाई कागज पे लिखा हुआ है, वो तो हो सकता है कहीं भी किसी भी प्रकार से भाई वो गलत सलत हो सकता है। जैसे कागज है, सपोज करो किसी ने ग्रंथ लिखा और वो बाहर भूल गया उस ग्रंथ को लिखकर, बरसात आ गई तो जड़ी बूटियों की जिनकी शाही हुआ करती थी, तो इससे मामला थोड़ा सा भ्रमित हो सकता है। लेकिन ये जो अपने शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, सिक्के हैं, ठीक है, मर्द भांड है, मिट्टी के बर्तन है, ताम्र पात्र हैं, जो राजा ताम्र पत्थर जो भी राजाओं के राज में जो भी बंदा अच्छा काम करता था उसको राजा तांबे की या पीतल की प्लेटों के ऊपर उसको प्रशस्ति पत्र दिए जाए। आज भी देते थे नाम वगैरह नहीं, ऐसे वो लोग देते थे। तो चलो मान लो किसी राजा ने किसी लेखक को या दरबारी को एक ताम्र पत्र दिया, अब राजा उसमें लिखेगा कि आज इतनी तिथि को, जैसे एकादशी है तो लिखेगा कि साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को मैंने इसको सम्मानित किया, तो सारा रिकॉर्ड आ गया कि 2077 में किया, 78 में किया, 74 में किया, वो सारा रिकॉर्ड दे दिया। अब वो सब राजा भी चला गया इस लोक से, और जिसको उसने पुरस्कृत किया था वो बंदा भी चला गया, लेकिन उसका वो ताम्र पत्र तो रह गया ना, उसे कोई अपने को इतिहास की जानकारी मिलती है। एक इतिहास की जो जानकारी है वो अपने को सिक्कों से मिलती है। किससे मिलती है? सिक्कों से। इतिहास की जानकारी सिक्कों से भी मिलती है। कैसे मिलती है? उदाहरण देता हूं आपको ध्यान देना। मान लो पृथ्वीराज चौहान का राज 1178 में पृथ्वीराज चौहान राजा बना और 1192 में तराइन के युद्ध से वो राजा रहा। मान लो एक उदाहरण दे रहा हूं, समझना। पृथ्वीराज चौहान अजमेर से, वैसे दिल्ली से चलता है लेकिन अजमेर, मैंने एक उदाहरण दे रहा हूं, समझना। पृथ्वीराज चौहान ने सिक्के चला दिए सिक्के। अब अपने को सिक्कों से इतिहास की जानकारी कैसे मिलती है समझना। इतिहासकारों ने खुदाई की है, इतिहासकारों को एक सिक्का कलकत्ता में मिल गया। कहां मिल गया? कलकत्ता। ठीक है, एक सिक्का अजमेर में मिल गया। अजमेर वाला सिक्का, कलकत्ते वाला सिक्का वो सब सेम ही है, एक ही है, वो भी पृथ्वीराज चौहान का है, ये भी पृथ्वीराज चौहान का है। फिर आगे एक सिक्का अहमदाबाद में मिल गया, गुजरात में अहमदाबाद, वहां मिल गया। एक सिक्का मैसूर में मिल गया, कर्नाटक दक्षिण भारत में मैसूर में, यहाँ मिल गया। एक सिक्का सिंध में मिल गया। हर जगह जो सिक्के मिले हैं वो एक ही राजा के हैं, एक ही समय के लगभग। सिक्कों से इतिहास की जानकारी कैसे होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये अहमदाबाद वाला, सिंध वाला, मैसूर वाला, कलकत्ता वाला, अजमेर वाला, दिल्ली वाला और ये गोरखपुर में मिल गया, गोरखपुर वाला, ये सारे सिक्के एक ही हैं। तो इनको कलेक्ट किया, तो इससे ये पता चलता है कि कलकत्ता तक, अहमदाबाद तक, मैसूर तक, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश सिंध तक एक ही शख्स का राज है, क्योंकि सिक्के एक ही हैं। अगर भाई सिक्के जिस क्षेत्र में चलेंगे तो वो राजा का राज वही रहेगा। उन पे जो भी डायग्राम है, मोनोग्राम है, सूर्य चंद्र की तस्वीर है, कुछ भी है, मान लो कोई भी उस पर कोई भी चित्र उत्कीर्ण कर दिया तो वे सारे के सारे एक ही राजा के, और सिक्कों से भी अपने इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा आपने सुनते हो अभिलेख मिला, फलां जगह शिलालेख मिला, ठीक है, और इन चीजों से अपने को
भाई समकालीन उस समय की, क्योंकि पहले का देखो आपको पता है मानव सभ्यता का जो इतिहास है वो बड़ा विचित्र रहा है। मानव शायद जंगलों में भटक रहा था, फिर वो किसी शिकार के पीछे गुफा में चला गया होगा, गुफा के अंदर रहा तो उसको ठंड नहीं लगी, उसने देखा यार इस जगह तो ठीक है, मानव इतना विकसित तो था नहीं, धीरे धीरे उसका विकास हुआ, उसने जंगलों से गुफा की तरफ रुख किया, गुफाओं में चट्टान होती थी तो उसने कोई आधा टेढ़ा दिशा कैसे भी कर करा के उन चट्टानों पर लिखने की शैली आई। जिस प्रकार से आग का आविष्कार मानव ने किया है, तो आग का आविष्कार कैसे किया होगा, किसी शिकार के पीछे उसने पत्थर फेंका होगा, वो पत्थर जाकर किसी दूसरे पत्थर से टकराया होगा तो वहां चिंगारियां उठी होंगी, शायद हो सकता है उसके आसपास से घास फूस पड़ी होंगी, वो चिंगारी उठकर घास फूस में चली गई और वो आग लग गई। ऐसे ही तो उसके दिमाग में तो आया नहीं कि मैंने इसको फेंका, वहां जो चिंगारी उठी है तो ये एक तरह से आग का काम कर रही है, तो जरूर उसने ऐसा ही आविष्कार किया होगा। तो ऐसे ही आवश्यकता आविष्कार की जननी है भारतीय इतिहास की जानकारी के जो अपने को स्रोत मिले हैं, इन चीजों से अपने को यह पता चलता है कि प्राचीन काल का जो इतिहास है वो वास्तव में बिखरा पड़ा था। कई बार बड़े बड़े इंटरव्यूओं के अंदर, बड़े बड़े इतिहास के सेमिनारों के अंदर ये अपने को पूछा जाता है कि भाई इतिहास क्या है। अगर कोई आपसे पूछे कि इतिहास क्या है, आज अपन 3000 साल पुराने इतिहास की बात कर रहे हैं, बौद्ध धर्म की बात की, जैन धर्म की बात की, माही स्वामी के बारे में बात की, अशोक के बारे में बात की, गुप्त वंश के बारे में बात की, फायान के बारे में बात की, तिब्बत की, चीन की बात की, क्या उस समय अपने थोड़ी मौजूद थे? नहीं। अपने को कैसे पता चला? अपने को पता चला कि ये सारा का सारा मामला जो बिखरा पड़ा था इतिहास का, उसको एक जगह किया और इसको एक लयबद्ध तरीके से, कलमबद्ध तरीके से इसको एडजस्ट किया। इसका अपने को बेनिफिट ये हुआ कि आज अपने पास प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो एकदम से अच्छे तरीके से अपने पास मौजूद है। दूसरी बात, इतिहास क्या है? इति प्लस हास, अपने जन्म से पूर्व की घटनाएं। जैसे मान लो किसी का जन्म 2000 ईस्वी का है, 2000 ईस्वी का है किसी का जन्म, और 2000 ईस्वी का जन्म है, 2000 ईस्वी के बाद की घटना तो वो बता सकता है, लेकिन पुरानी घटना कैसे बता सकता है? अरे अपना 15 अगस्त 1947 को क्यों याद करते हैं? क्योंकि भारत आजाद हुआ था। क्या आप थे उस समय? क्या मैं था? नहीं था ना। अपने को इतिहास से पता चला। इस भारत देश के अंदर अशोक महान शासक रहा है, इस भारत देश में अशोक महान शासक रहा है। कौन कह सकता है भाई आप थे क्या अशोक का जब शासन था? अरे अशोक ने जब 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक राज किया है, क्या उस समय आप मौजूद थे? मैं मौजूद था? कोई मौजूद नहीं था। लेकिन अपने को कैसे पता चला? अपने को पता चला इसी से। देखिए बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का जो पेपर पहला है, प्राचीन भारत का इतिहास, जो अपना प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक चलता है, उसका आपका पहला चैप्टर जिसका नाम था प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत। इन स्रोतों को अपने 3 वीडियो के माध्यम से आपको समझाया है। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप संपर्क कर लेना। जय हिंद, जय भारत।